दोस्तों नमस्कार। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेईमान हैं तो पूछने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन सरकार आपको जरूर पूछेगी। ईमानदार व्यक्ति के लिए इस देश के संस्थानों के दरवाजे आपको जगह जगह पर बंद मिलेंगे। मुश्किल हालात आपके सामने खड़े होंगे। हर जगह कानून, नियम, कायदे, सभी बातों का जिक्र होगा। लेकिन अगर आपने 420 की है, अगर आप फ्रॉड हैं, अगर आपने गलत अकाउंट के जरिए बैंकों को चूना लगाया है, अगर आपने बैंकों से लोन लेकर नहीं लौटाया और उसके बाद देश छोड़कर भाग गए, रईसी में कोई कमी नहीं आई, लेकिन इस देश की पब्लिक मनी आपने लूट ली, तो अब आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्यों? क्योंकि बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि अब वो दोबारा से उन्हीं लोगों को लोन दे सकते हैं जिन्होंने लोन देकर नहीं चुकाया, फ्रॉडगिरी की, 420 की। और इसके लिए बैंक के बोर्ड तय करें, और बैंक के बोर्ड जो तय करें वो किसी आपराधिक कार्रवाई की दिशा में नहीं बढ़े, बल्कि कुछ समझौते हो, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो सकता है कुछ पैसे का घाटा भी हो जाए, लेकिन बावजूद इसके 12 महीने के भीतर ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, यानी 12 महीने कूलिंग पीरियड होगा, और उसके बाद से वही लोग दोबारा लोन ले सकते हैं जिन्होंने इस देश को चूना लगाया है। और यह चूना 1-2 लाख करोड़ का नहीं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का चूना अलग अलग बैंकों को इस देश में लग चुका है, अगर सारी रकम जोड़ दी जाए तो। और इसमें एसबीआई भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बैंक ऑफ इंडिया भी है, तमाम बैंक। हमें लगता है सब कुछ आपको इसलिए आज जानना चाहिए क्योंकि हर बैंक में आपका कोई ना कोई अकाउंट होगा, वहां पर आपके पैसे होंगे, और उन्हीं पैसों की लूट इस देश में जो निकल कर आई उसे बैड लोन कहा गया, एनपीए कहा गया। और सरकार ने उन सबको जो माफ किया वह भी तादाद 11 लाख करोड़ के पार की है, जो बीते 6 बरस में सरकार ने उस रकम की माफी दे दी। लेकिन माना यही जाता रहा कि दरअसल यह देश छोड़कर भाग गए, ये अपराधी हैं, ईडी सीबीआई इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ईडी ने कुछ मामले पकड़े भी, और 1-2 नहीं, 500 से ज्यादा मामले पकड़े, 44,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त भी की। लेकिन अब लगता है सरकार को लगने लगा कि दरअसल जो सिस्टम चल रहा था, जिसमें पैसे का बंटवारा हो रहा था और राजनीतिक तौर पर बीजेपी रईस होती चली जा रही थी, सत्ता के पास कोई पैसे की कमी थी नहीं। यानी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रईस बैंक से लोन ले और फिर खुले तौर पर कह दे कि हम रकम नहीं लौटाएंगे, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उसमें भी पैसा खर्च होगा, वो भाग जाए तो फिर उसको वहां से प्रत्यार्पण संधि के जरिए लाने की मुश्किल होगी। तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें बैंक और लोन लेकर भागने वाला हो या लोन लेकर डिफॉल्टर हो, विलफुल डिफॉल्टर हो, फ्रॉड किया हुआ हो, गलत तरीके से अकाउंट खोलकर जिसने गड़बड़ी की हो, उसको भी लोन देने की व्यवस्था 12 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद दे देनी चाहिए। तो क्या वाकई इस देश के भीतर बेईमानों का राज हो गया है? हमें लगता है कि जरा पन्नों को स्पष्ट रूप से इसलिए समझिए क्योंकि बैंकों में हमारा और आपका पैसा ही जमा है, और उसी पैसे को रोटेट करके कैसे इस देश की इकोनॉमी को नहीं बल्कि राजनीति को चलाया जाता है। और कॉरपोरेट कौन है वो लोग जो इस देश को छोड़कर भाग गए, कितना पैसा उन्होंने लिया था, और दोबारा से उनके लिए लोन का रास्ता सरकार खोल रही है। 8 तारीख को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा कि जो निपटारा होगा उधारकर्ता के खिलाफ, उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होंगे, यानी कोई कार्रवाई इस रूप में होगी नहीं। कुछ नगद बैड लोन आउटस्टैंडिंग बरकरार रहेगी जो बुक में दिखाई देगी, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा लोन देने की परिस्थिति और यह अपॉर्चुनिटी कोई देगा तो यह बैंक का बोर्ड देगा, समझौते का आधार वो तय करेगा, बैंक बोर्ड अपनी नीतियां बनाएगा, और इस तरीके से 12 महीने के बाद वह दोबारा लोन ले सकता है। तो आज की तारीख में किसी ने समझौता कर लिया तो फिर मई के महीने 2024 में
जब भारत में चुनाव खत्म हो चले होंगे, नई सरकार बन चुकी होगी, तो जब नई सरकार जो भी आएगी उसके सामने ये बर्डन होगा या सहूलियत का रास्ता होगा। मौजूदा सरकार कंटिन्यू कर जाए तो फिर बल्ले बल्ले, और अगर कोई दूसरी सरकार आ गई और उसने नियम कायदे पलट दिए और सरकार की पुरानी फाइलों को खोलना शुरू किया तो मुश्किल हालात इस देश के भीतर। तो क्यों नहीं अभी से इस नियम को बना दिया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में कितनी बड़ी रकम, कितने ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर, कितनी बड़ी स्थिति इस देश के भीतर है, अगर उसको सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के तहत देखें तो 2017 में ये 8045 थे। जब मोदी सरकार सत्ता में 2000 आई थी उस समय विलफुल डिफॉल्टर की संख्या 2500 थी, और विलफुल डिफॉल्टर की जो रकम थी वह 23,000 करोड़ की थी जो उन्होंने नहीं लौटाया था। 2017 में यह बढ़कर 8045 हो गया। 2022 में यह बढ़कर विलफुल डिफॉल्टर 12,439 हो गए, बढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ रकम बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख करोड़ के पार चली गई जो नहीं लौटाया गया, और वो पैसा नहीं आएगा इसको बैंकों की बुक में भी लिख दिया गया, क्योंकि बरस दर बरस कितने दिन इंतजार होगा। लेकिन अब उनके लिए भी रास्ता खुल गया। तो पहला सवाल आपके जहन में होगा, क्या मेहुल चौकसी भी लोन ले सकता है? क्या नीरव मोदी भी लोन ले सकता है? क्या विजय माल्या भी लोन ले सकते हैं? कितने नाम इस दौर में गिनाने की जरूरत है? आज सारे नामों को आप सुन लीजिए जो इस देश के भीतर से भाग गए पैसा लेकर। सबको मिलेगा, उनकी कंपनी के नाम पर मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं कंपनी सामने रहती है, और कंपनी के साथ बैंक का बोर्ड जो है समझौता करेगा। तो सामान्य तौर पर जो नियम कहता है, अगर आप एक जगह से लोन ले रहे हैं तो दूसरी जगह जब लोन लेने जाएंगे तो उस लोन को आपने चुकाया है या नहीं चुकाया है, इसके पूरे दस्तावेज देखे जाते हैं। नहीं चुकाया है तो मुश्किल है, कोई भी कानूनी कार्रवाई हो रही है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। और जो सिक्योरिटी रखाई जाती है पहले लोन को लेकर, उसके बाद दूसरे लोन की परिस्थिति तब तक नहीं आती है जब तक पहले लोन की सिक्योरिटी मुक्त ना हो जाए। लेकिन इन रईसों के लिए, बेईमानों के लिए, 420 जिन्होंने किया, डिफॉल्टर जो थे, जो फ्रॉड कर रहे थे, सबके लिए रास्ता इस देश में दोबारा से फिर उसी पब्लिक लूट की दिशा में खुलने वाला है। सर्कुलर जारी हो गया है जो मिलने की शुरुआत अगले साल मई के महीने से हो जाएगी। हालांकि ईडी ने इस दौर में लगभग 515 फ्रॉड केसेस पर जांच शुरू की, और उसके जरिए जो कंप्लेन थी वो 39 कंप्लेन थी, 44,999 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। लेकिन अब बोर्ड को यह तय करना है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी भूल जाइए, किसी भी क्रिमिनल केस में ना जाइए, आप सीधे सीधे समझौता कीजिए, आने वाले वक्त में उसे लोन दीजिए और उस तरीके से उसके साथ आगे बढ़ते चले जाइए। संसद में पूछा गया वित्त मंत्रालय से कि दरअसल कितने फ्रॉड हैं, कितनी रकम है और टोटल रिकवरी कितनी होती है, कुछ बताएंगे इस पर जो रिटर्न जवाब दिया गया उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि देखिए ऐसा है, रिकवरी हम लोग कर चुके हैं लगभग 3,77,000, लेकिन जो रिटर्न ऑफ होता है, जो तकरीबन 11 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार ने जो माफ कर दिया है, उसमें से हम सिर्फ रिकवरी 1 लाख करोड़ की कर पाए हैं। लेकिन अगला सवाल यह था कि कितनी बड़ी संख्या है, तो सरकार ने कहा दरअसल ये 7,34,000 करोड़ की संख्या है जो कि बैड लोन के जरिए हम रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से जब सरकार ने कुछ रिटर्न ऑफ किया तो हमने जो रिकवरी की वह 1,03,000 करोड़ की, यानी 6 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हम तब भी नहीं कर पाए। और यह जानकारी दी गई 2022 मार्च के महीने तक की सरकार की तरफ से यह जानकारी है। लेकिन इसके बाद अगला सवाल आपके जहन में यह होना चाहिए कि आखिर कितना चूना इस दौर में किन किन बैंकों को लगा है। हमें लगता है पहले यह जान लीजिए, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा तो उस बैंक से कितना पैसा लेकर कौन लोग भाग गए, उन नामों का जिक्र करें उससे पहले रकम सुन लीजिए। एसबीआई का 1,63,479 करोड़, यह है विलफुल डिफॉल्टर, और इन्हें दोबारा लोन दिया जाएगा। ईडी उडी की जांच कोई मैटर नहीं करती है, सीबीआई की जांच कोई मैटर नहीं करती है, कोई क्रिमिनल केस इनके खिलाफ नहीं होगा जो 1,63,479 करोड़ रुपए लेकर फरार है। एसबीआई के, पंजाब नेशनल बैंक के 77,504 करोड़,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 19,123 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 65,862 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया के 38,476 करोड़, कैनरा बैंक के 50,462 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 22,407 करोड़, इंडियन बैंक के 38,304 करोड़, यूको बैंक के 28,730 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 71,373 करोड़, और आईडीबीआई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैंक है। जब इसको बेचने का जिक्र हुआ तो उस बरस 2017-18 में इसने 12,515 करोड़ जो लोन दिया था नहीं लौटा। रिकवरी जो इसने की सिर्फ 219 करोड़ की, यानी 12,296 करोड़ ले जाने वाले बावजूद इसके आईडीबीआई बैंक को बेचने की परिस्थिति में तब सरकार आकर खड़ी हो गई। लेकिन इसमें एक बैंक और मैटर करता है जिसको बेचने सरकार आने वाले वक्त में बेच देगी, प्राइवेटाइज कर देगी, उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसमें डाटा बतलाता है कि 39,490 करोड़ ये बैड लोन है और रिकवरी 121 करोड़, यानी 39,373 करोड़ बैड लोन में है जो नहीं पैसा आया है। और पंजाब एंड सिंध बैंक की भी स्थिति इसी तरीके से है, 5,081 करोड़ देते हैं और रिकवरी होती है 773 करोड़, यानी 4,308 करोड़, यहां भी पैसे नहीं आते हैं। अब यह सवाल है कि जब जानकारी सरकार से ली जा रही थी वो बहुत साफ तौर पर पूछा गया, यह तो बताइए कौन कौन लोग हैं। सरकार ने कहा देखिए ऐसा है कि आरबीआई का एक एक्ट है जिसकी सेक्शन 45E है, वो कहती है कि हम किसी का नाम नहीं बतला सकते हैं। इसके बाद आरबीआई का दरवाजा खटखटाया गया कि आप जानकारी दीजिए, और आरटीआई एक्ट जब चलता है तो उसके जरिए कुछ जानकारी तो आती है। तो उसने जब नाम देना शुरू किया तो उसमें मेहुल चोकसी का नाम भी, उसमें नीरव मोदी का नाम भी, और सारी कंपनियों के नाम उन्होंने बताए और सेकंड फेज में नाम भी बताए। हमें लगता है दोनों चीजों की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में जो कहा जाता रहा कि बैंक को ट्रीट करना है कॉन्फिडेंशियल, इसको पब्लिश नहीं करना है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, और आरबीआई के जरिए जब ये पूरे फैक्ट्स निकल कर आए तो इसने संकेत इस देश के भीतर यही दिए, इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक मनी की लूट और उस लूट में राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के कोई बैंक का बोर्ड लोन दे नहीं सकता है। अगर आपने एक बैंक से लोन ले लिया और उसे नहीं लौटाया है तो बावजूद इसके जो डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम ने तैयार की और बताया, उसमें उन्होंने बताया कि देश कमाल का है। एसबीआई से उठाया एबीजी शिपयार्ड ने 1,848 करोड़ और फिर बाकी 6 बैंकों से उठा लिया 3,708 करोड़, किसी को नहीं लौटाया। जो कॉन्टेस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड है उसने एसबीआई से उठाया 1,572 करोड़ और 7 बैंकों से अलग से जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे वहां से भी लोन उठा लिया 4,657 करोड़। ईएनसी लिमिटेड 1,341 करोड़ एसबीआई से उठाती है और इतनी ही रकम दूसरे 3 बैंकों से और उठा लेती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके के जो टॉप मोस्ट 11 बैंक हैं, 11 जो लोग हैं या कंपनियां हैं, उन्होंने जो एसबीआई से पैसा उठाया तकरीबन 11,755 करोड़, और उसके ठीक दौर में ही एक का पैसा दिया नहीं कि दूसरे बैंक के पहुंच गए, वहां से वो पैसा उठाया इन्होंने 25,353 करोड़। ये 11 टॉप मोस्ट विलफुल डिफॉल्टर की रकम है जो कितने बैंकों से उठाया गया, यानी कोई बैंक बचा ही नहीं जिनसे पैसा नहीं उठाया गया, जो 37,000 करोड़ रुपए का है। यह चूना सीधे सीधे लग रहा है और बैंक बोर्ड को अभी अधिकार दिया गया है जिस बैंक बोर्ड के बिना सहमति के लोन इतना बड़ा दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि लोन देने की परिस्थिति इस देश के भीतर में जो है वो इतनी जबरदस्त है कि इसको अगर थोड़ा सा और आसानी से समझिए तो 100 से 500 करोड़ लोग जिन्होंने लोन लिया, 100 करोड़ या 500 करोड़ के बीच में इनकी तादाद बहुत रही होगी, लेकिन 246 लोगों ने कह दिया हम पैसा नहीं लौटाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि उनके पास पैसा है क्योंकि वो विलफुल डिफॉल्टर है। और ये संख्या जो थी रकम में, ये 52,859 करोड़। अब इन दोबारा लोन ले पाएंगे, कुछ दस्तावेज का आदान प्रदान, कुछ सहमति बनानी है, 12 महीने का कूलिंग पीरियड, यह भी लोन ले पाएंगे। जो 500 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपया लोन लेकर नहीं लौटाया, ऐसी 40 कंपनियां और इनकी टोटल रकम 28,297 करोड़ रुपए, यह भी लोन ले पाएंगे जो इन्होंने नहीं लौटाया।
जो तकरीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाले तकरीबन 26 बिग डिफॉल्टर्स जो हैं, इन्होंने 60,425 करोड़ का चूना इस देश के बैंकों को लगाया है। लेकिन बैंक फिर तैयार हैं इनको लोन देने के लिए, क्योंकि आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। और इस देश में जो 1 करोड़ रुपया भी उठाते हैं, 1 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में, उनकी संख्या भी 1,914 है। और तकरीबन इन्होंने 43,000 करोड़ रुपए का चूना बैंकों को लगाया। ये आंकड़े सिर्फ विलफुल डिफॉल्टर के हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब हम नाम पढ़ते हैं तो आपके जहन में विजय माल्या नाम आ जाता है, नीरव मोदी आ जाता है, मेहुल चौकसी जिनका गीतांजलि जैम 2,000 करोड़ रुपया का चूना इन्होंने सीधे सीधे बैंकों को लगाया, ऋषि अग्रवाल एबीजी शिपयार्ड 6,382 करोड़ रुपए, अरविंद धाम जो एमटेक ऑटो 5,885 करोड़ रुपए, नितिन संदेशारा और चेतन संदेशारा स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज 3,757 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। कपिल बधावन और धीरज बधावन टीएचएफएल ये जेल में है अभी, और इन्होंने जो चूना लगाया 2,780 करोड़ का। जो झुंझुनवाला आरईआई एग्रो, झुंझुनवाला संजय और संदीप झुंझुनवाला 2,602 करोड़। यानी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अतुल पुंज है, पुंज लॉयड के हैं, जतिन मेहता हैं, विंसम डायमंड के हैं, संजय कुमार सुरेखा हैं जो कंस्टेंट स्टील पावर के हैं। और इनमें सबसे ज्यादा पैसे का डिफॉल्ट जो बैंकों को लगा है वो महाराष्ट्र के बैंक है। तकरीबन 34% डिफॉल्टर वहीं से है, जो 34% रकम है। उसके बाद दूसरा नंबर दिल्ली का आता है, 17% का चूना यहां पर लगा है। तीसरे नंबर पर कोलकाता और बंगाल आता है, तकरीबन 9% का चूना वहां लगा है। यानी लगभग 60-61% का चूना इन्हीं 3 जगहों पर लगा है। और जो कंपनियों की लंबी फहरिस्त है जिसको निकाला गया, बताया गया, उसमें अगर आप टॉप मोस्ट बड़ी कंपनियों का जिक्र का नाम जानना चाहें और समझना चाहें कि कौन कौन सी बड़ी कंपनी है, तो 10 बड़ी कंपनियों का जिक्र करते हैं। जैसे गीतांजलि जैम टोटल 7,848 करोड़ रुपए, गिली इंडिया 1,447 करोड़ रुपए, नक्षत्र ब्रांड इसी के तहत है 1,449 करोड़, ये तीनों एक ही ब्रांड के तहत है। इसके बाद इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 5,879 करोड़, आरईआई एग्रो 4,803 करोड़, कॉनकैट स्टील 4,596 करोड़, एबीजी शिपयार्ड 3,708 करोड़, फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 3,311 करोड़, विंसम डायमंड 2,931 करोड़। ये जतिन मेहता देश छोड़कर भाग गए, इनकी पत्नी जो है सोनिया और बेटे जो विपुल और सूरज है यह भी भाग गए। इन्होंने बैंकों में जो डॉक्यूमेंट दिया था वो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट था, 6,800 करोड़ का घपला ये करके चले गए और उसको लेकर जांच शुरू हो गई। लेकिन नया सर्कुलर कहता है कि अब जांच वांच छोड़ दीजिए, एक नई परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कीजिए जिसमें यह भूल जाइए कि कितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, और दुनिया के 87 देशों की जो जीडीपी होती है ना, उससे ज्यादा की रकम इन्होंने इस देश की पब्लिक मनी की लूट की है। और बावजूद इसके इनके खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों नहीं चले, और क्रिमिनल केस माफी हो जाए, और माफी ही नहीं, अब मत चलाइए, समझौता कीजिए, दोबारा लोन दीजिए, नए तरीके से भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाइए। हम अमृतकाल में जी रहे हैं, हमें डेवलप स्टेट होना है। ये सारी चीजें बड़ी छोटी होती है। इस दिशा में भारत की इकोनॉमी को लेकर बढ़ते हुए कदम किस दिशा में जा रहे हैं, इसको लेकर आखिर के 3-4 सवाल शायद सबसे बड़े हैं। नियम यह कहता है, जो बैंकों का नियम है उसमें जिन शब्दों का जिक्र किया गया है उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति लोन लेने आए और लोन ना लौटाए, और खास तौर से जो कर्जदार होता है जो कर्ज चुकाने की क्षमता होने के बावजूद कर्ज चुकाने से इनकार कर देता है, उसको तो कभी लोन नहीं देना है। लेकिन एक झटके में सर्कुलर ने उसके नियम कायदे बदल दिए। उसके बाद बैंक कहता है जब आप एक जगह से ले चुके हैं और दूसरी जगह जाकर अप्लाई करते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जाने चाहिए। लेकिन इस सर्कुलर के हिसाब से चले तो दोबारा से यही लोग आकर ना जाने कितने बैंकों से लोन लेंगे और कितने बैंकों को कितनी रकम का चूना लगाएंगे।
तीसरी परिस्थिति है, इस देश में एक सामान्य नियम काम करता है जिसमें आप बैंकों से लोन लेने जाते हैं और उसकी एवज में जो सिक्योरिटी होती है, अपना घर है, गाड़ी है, जो भी, या फिर एफडी कराई हुई है, जो भी आप बतलाते हैं, नहीं तो उसको जब्त कर लिया जाता है। इस देश में किसानों की बकरी तक को उठाकर ले गए जिन्होंने पैसा नहीं दिया, और यह जानकारी निकल कर आई महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा डिफॉल्टर हैं, करोड़ों रुपए लेकर भाग गए, उसी के विदर्भ के इलाके में जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर का इलाका है, वहां किसानों की बकरियां ले ली गई। विदर्भ के इलाकों में उनकी पूरी लिस्ट जो टांग दी जाती है बोर्ड पर, इन्होंने पैसा नहीं लगाया, ये पंजाब में भी नजर आया और ये महाराष्ट्र में भी नजर आया। ये मैसेज है कि इस देश के भीतर में ईमानदार हैं, गरीब हैं, तो इस देश के नियम कायदे आपके लिए बहुत कड़े हैं। लेकिन अगर आप बेईमान हैं, 420 जानते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं और जनता के पैसे पर रईसी करते हुए बैंकों को लूट सकते हैं, तो फिर आपके लिए एक रेड कारपेट बिछी हुई है। दोबारा आइए, दोबारा इस इकोनॉमी में शरीक होइए और उसके जरिए चीजों को चलाइए। तो प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से कहें या फिर चुनावी भाषण में कहें या किसी भी मौके पर कुछ भी कहें, और जब वो इस बात का जिक्र करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सवाल ये नहीं, सवाल उसके आगे का है कि इस देश का इकोनॉमिक सिस्टम ही उस फ्रॉड इकोनॉमी को अपने साथ लेकर चलने को तैयार है, जिस ब्लैक मनी, पैरेलल मनी और जिस ब्लैक धंधे करने वाले लोगों को लेकर पहले दिन एसआईटी बनाने का ऐलान मोदी सरकार ने मई 2014 में किया था और तारीख थी 27 या 28 मई। 9 बरस के बाद सारी परिस्थितियां पलट गई, तो कुक संदेश क्या है? संदेश एक है या दो है? शायद दोनों है। सत्ता में रह गए तो सब कुछ अनुकूल रहेगा, किसी कॉरपोरेट को कोई छुएगा नहीं, लोन वो लेते चले जाएंगे और मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि उसके बाद जिन्हें लोन मिलना शुरू होगा वो दोबारा से उस सर्कुलेशन में उस इकोनॉमी को लाकर खड़ा कर देंगे जहां पार्टी के पास पैसा आते रहे, राजनीति में पैसा लुटाना कम ना हो और अपने अनुकूल सरकार कहीं भी बना सकते हो, लोकतंत्र चाहे ताक पर। दूसरी परिस्थिति है कि अगर सत्ता चली गई तो उसके बाद जो मौजूदा सरकार होगी और इस पूरी प्रक्रिया में जो एनपीए की रकम है और जो बैड लोन है और जो डिफॉल्टर है, क्योंकि 23,000 करोड़ की रकम डिफॉल्टर के तौर पर अगर 2013-14 में थी और आज की तारीख में सरकार के दस्तावेजों में वो बहुत साफ तौर पर 3 लाख करोड़ के पार दिखाती है, तो मतलब बहुत साफ है कि आने वाली सरकार या तो मुश्किल में फंस जाए इकोनॉमी को लेकर, या कोई बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन ले ले जिसमें उसके पास ऐसा विजन हो कि बिना कॉरपोरेट की पूंजी और बिना कॉरपोरेट के आश्रय इस देश में किस तरीके का वो सोशलिज्म लेकर आते हैं। ये चुनौती भी है और शायद भ्रष्ट सिस्टम की निशानदेही भी है। आपको जैसा ठीक लगे समझ लीजिए, लेकिन रेड कारपेट बिछ चुकी है भ्रष्ट लोगों के लिए, 420 करने वालों के लिए, फ्रॉड अकाउंट खोलकर धोखा देने वालों के लिए और पैसा लेकर देश छोड़कर भागने वालों के लिए भी।